हम चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं आज, सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है, तो क्या ये कोई एक्ट है? क्या इसके आगे कोई ईयर है? नहीं, तो ये क्या है? लॉ का सोर्स बताओ कि आखिर लॉ कहाँ से रीड होता है, कैसे हम पहचानते हैं कि हमें लॉ की नीड है इधर पे, किसने बताया? लाइट्स। चलो, क्या लगता है सोर्सेज ऑफ लॉ में कहां से आ रहे हैं लॉ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से और पार्लियामेंट में बनते हैं, सही है। और एक और जगह से स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस बनाते हैं हमारे कुछ, ठीक है। क्या हमारे कस्टम से भी लॉ बनते हैं? ये कैसा लॉ है कि लड़की शादी करके लड़के के घर ही जाएगी, क्या ये लॉ में भी है कि ये हमारा कस्टम है? कस्टम्स है। ऐसे बहुत सारे कस्टम्स हैं जो लॉ में कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पारसी लॉ, उन सब में अलग अलग तरीके से हमारे कस्टम्स को भी मेंशन किया गया है। ठीक है, चलो पहले ना हम इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एकदम में ना टिपिकल थ्योरी है। तो हम पहले पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि आखिर चैप्टर में है क्या, सारे टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक्स रीड करेंगे और आंसर राइटिंग में ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो सोर्सेज ऑफ लॉ। सबसे पहले वो एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइमरी लॉ क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है। ठीक है, जब वो बता रहे हैं प्राइमरी सोर्स, तो प्राइमरी सोर्स को बोल रहे हैं बड़ा ट्रेडिशनल सोर्स है हमारा, जो पुराने टाइम से लोगों ने बोला हुआ है वो। सेकेंडरी सोर्स को बोल रहे हैं मॉडर्न सोर्स। ठीक है, ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस के लिए, तुम लोगों को कुछ भी बनाना नहीं है। ठीक है, अब जब हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी ट्रेडिशनल सोर्स, उसमें हम देखते हैं कि कस्टम्स आते हैं हमारे। अभी हमने समझा कि हमारे कस्टम्स भी एक सोर्स है कि लॉ उससे बनता है। ठीक है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स मतलब जजेस के डिसीजंस, उसने बोला कोर्ट में भी कई बार लॉ बनता है। कई बार जज कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो तुरंत ऑर्डिनेंस लॉ रूल में कवर हो जाती है। और स्टैट्यूट और लेजिस्लेचर, जो हमारे लॉ में पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, जो भी लॉ में उन्होंने पास किया हुआ है, वो सब कवर हो जाता है लॉ में। ठीक है, तो एक्ट्स में जो जो लिखा है वो लॉ है, उसको हम मानते हैं। उसके बाद पर्सनल लॉज। ठीक है, पर्सनल लॉज यानी यही जो तुम लोग मुस्लिम लॉ, ये सब हमारे पर्सनल लॉज है, हिंदू लॉ, पारसी लॉ। ठीक है, अब जब मॉडर्न लॉ में आते हैं तो नेचुरल जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। कॉमन लॉ आते हैं। ठीक है, कॉमन लॉ जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट, ये सब कॉमन लॉज हैं। ठीक है, अब और जैसे हमारा अभी हमने सीपीसी पढ़ा, सीआरपीसी, सब प्रोसीजरल लॉज में कवर हो गए। ये कॉमन फॉर एवरीबडी, एंटायर कंट्री में यही फॉलो होगा। ठीक है, मर्केंटाइल लॉ, मॉडर्न लॉ में ट्रेड लॉ बहुत सारे आ गए, ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, अभी हमने इससे पहले एक चैप्टर में समझा था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की इक्वालिटी वाली चीज। ठीक है, अब जब हम पहला टॉपिक देखते हैं कस्टम्स, हमने अभी समझा कस्टम्स। ठीक है, कस्टम हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। उसमें उन्होंने बताया हुआ है एंटिक्विटी, सर्टेन, डिफिनाइट, रीजनेबल। एंटिक्विटी यानी बहुत पुरानी चीज। ठीक है, उसके बाद कंपल्सरी फॉलोड, कंसिस्टेंस इन यूज एंड पीसफुली एंजॉयड बाय ऑल। ये हम ही से ही डिराइव होके आते हैं। ठीक है, और इसमें सब खुश रहते हैं। ये वाले लॉ में जो कस्टम्स में लिखा होता है ना, उसमें हम भी खुश रहते हैं, अरे हमारे कस्टम्स को अब लॉ बना दिया। ठीक है, यहाँ पे जब कस्टम लॉ हम पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें कवर होगी कि हाँ ये एक सर्टेन डेफिनाइट लॉ है, ये रीजनेबल है, सब खुश रहते हैं इससे। फिर हम ये भी देखेंगे कि इसको कंपल्सरी सबको फॉलो करना है। अब जब हम कस्टम देखते हैं तो वो एक आता है विदाउट सैंक्शन और एक विद सैंक्शन। विदाउट सैंक्शन यानी ऑब्लिगेटरी नहीं है, फॉलो नहीं भी किया तो पनिशमेंट नहीं लगेगी। ठीक है, और विद सैंक्शन यानी ऑब्लिगेशंस है, फॉलो करना है, ओबे करना है, नहीं फॉलो किया तो पनिशमेंट जरूर आएगी। ये हम कस्टम लॉ में पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो तुम लोगों को ये चीज ध्यान आएगी। ठीक है, अब जब विद सैंक्शन पढ़ रहे हैं तो वो हमारे ऑफ कोर्स स्टेट्स ने एनफोर्स किया हुआ है, तो उसमें आता है लीगल कस्टम और कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम यानी कस्टम जो लॉ बन जाए। ठीक है, और कन्वेंशनल रिलेटेड टू ट्रेड यूसेज अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। मतलब कई बार क्या होता है, कन्वेंशनल कस्टम को क्या बोलते हैं, जैसे हमने एक अग्रीमेंट कर लिया रिटन में साइन, तो उसमें जो लिखा है क्या हम दोनों को वो चीज फॉलो करनी है। अगर हमने नहीं की तो हमें कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा अदर पार्टी को।
ठीक है, तो वो कन्वेंशनल लॉ उस टाइम के लिए बन जाता है क्योंकि अग्रीमेंट में हमने वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री किया है। अगर हमने उसको नहीं किया तो विद सैंक्शन में कवर हो जाएगी कि उसकी पनिशमेंट या फिर कॉम्पनसेशन जो भी हमने उसमें मेंशन करा होगा वो हमें पे करना पड़ेगा। ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट होगा तो उसकी अगेंस्ट पनिशमेंट जरूर आएगी, ऐसा हमने टर्म्स एंड कंडीशंस में अग्री किया है, तो वो कन्वेंशनल है, हमारे बेस पे हमारे कंफर्ट के हिसाब से आई है। अब जब लीगल कस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे लोकल कस्टम और जनरल लॉ। लोकल कस्टम्स और जनरल लॉ ये एप्लीकेबल किसी पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, जैसे हमारे स्टेट लॉज होते हैं, जीएसटी है, ठीक है, और कौन से रेरा है, हर स्टेट का अलग एक मैटर है, वो लोकल में आ जाता है। उसके बाद जनरल जो सब पे एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सबके लिए सेम है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सबके लिए सेम है, लेकिन कुछ लैंड एक्ट है जो पर्टिकुलरली अपने अपने स्टेट्स में होते हैं। फिर आते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। जब हमने फर्स्ट पढ़ा कस्टम्स तो सेकंड हमने देखा था जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, यानी जो जज बोलेंगे वो भी कहीं ना कहीं लॉ बन जाता है, उनके प्री डिसाइडेड कुछ भी चीजें, कुछ भी बोला हुआ वो भी लॉ बन जाता है, क्योंकि वो लॉ में मेंशन नहीं था तो उन्होंने एक मैटर को देखते हुए कुछ अपना एक जजमेंट पास किया और फिर वो लॉ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जज बन गए, जजमेंट बन गया न्यू रूल और लॉ। ठीक है, तो जब ये बन जाता है फिर इसमें हम टाइप्स देखेंगे इसके, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कस्टम्स के टाइप बताओ, सोर्सेज ऑफ कस्टम्स के फीचर्स बताओ, तो वो जो मैं बता रही थी ना डेफिनाइट और रीजनेबल, सर्टेन, एंटिक्विटी, वो उसके फीचर्स हैं। ठीक है, फिर हमने जो लोकल, लीगल, कस्टम, जनरल लॉ, ये सब उसके टाइप्स हैं। वैसे ही जुडिशियल प्रेसिडेंट के टाइप्स आते हैं, सबसे पहले ओरिजिनल प्रेसिडेंट यानी ओरिजिनल डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली एक डिसीजन दिया है वो बन गया हमारा लॉ। फिर डिक्लेरेटरी प्रोसीडिंग्स, मतलब कि जब ओरिजिनल डिसीजन के बाद एक और चीज हमने डिक्लेयर कर दी, ऐड ऑन कर दिया उसको फॉलो करके, तो एक डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट पढ़ेंगे हम। फिर परसुएसिव प्रीडिसेंट, मतलब क्या होता है, एक हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, ठीक है, दैट हैज टू बी फॉलोड बाय ऑल द हाई कोर्ट्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड परसुएसिव प्रेसिडेंट। अभी के लिए हमें इतना ही समझना है कि एक लेवल के, सेम लेवल के कोर्ट ने कुछ एक डिसीजन पास किया जो उसके सारे लेवल के कोर्ट को फॉलो करना है। ठीक है, फिर एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, ये चीज हमने सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है कि वो सबके पापा हैं। उसके बाद कंडीशनल अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, इसमें हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी चीज बोली है जो वो खुद फॉलो नहीं करेगी लेकिन वो सबको फॉलो करनी है। ठीक है, तो उनके डिसीजंस चेंज वो कर सकते हैं, प्लस वो खुद वो चीज फॉलो नहीं करेंगे और वो चीज सबको फॉलो करनी है। मतलब हो सकता है वो हाई कोर्ट्स के लिए कुछ भी एक जजमेंट पास कर दे और उसको वो लॉ बना दे। ठीक है, जैसे जुरिस्डिक्शन को लेके अगर बोल दिया कि तुम्हारे इस कोर्ट को सिर्फ एमपी का जुरिस्डिक्शन है, ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो उस वाले हाई कोर्ट को वो चीज माननी पड़ेगी। फिर 4 ऐसे अलग से टॉपिक आएंगे, रेशो डिसीजंस, ऑबिटर डिसीजंस, ऑब्डिक्टर डिसीजंस। ठीक है, ये 4 हम नॉर्मल देखेंगे कि कोई भी डिसीजन ना विथ रीजन आता है, अगर कोई लॉ बन रहा है तो वो विथ रीजन बन रहा है। ठीक है, और फिर ऑब्डिक्टर डिसीजन यानी जज ने अगर कुछ बोल दिया, कुछ फिलोसफिकल बोल दिया, तो वो भी कई बार वो डिसीजन को हम लॉ बना देते हैं, तो ये हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये डायरेक्टली टॉपिक से शॉर्ट नोट्स हमको आ सकते हैं। फिर है लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ। जब जुडिशियल प्रेसिडेंट, पहले देखा हमने बच्चों कस्टम्स, फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और फिर लेजिस्लेशन। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लॉ देख रहे हैं हम, पहला कौन सा सोर्स था, कस्टम्स, दूसरा कौन सा था, जुडिशियल प्रेसिडेंट, तीसरा कौन सा देख रहे हैं अब हम, लेजिस्लेशन। ठीक है, लेजिस्लेशन में यानी क्या, जो पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है, हमारे इनेक्टेड लॉज, जितने एक्ट्स बने हुए हैं वो। फिर सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा था, उनको भी सबऑर्डिनेट लोगों को अथॉरिटी दी है कि वो लॉ बना सके, तो वो सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, उसके बाद फिर पर्सनल लॉ, फिफ्थ फोर्थ कौन सा हो गया, पर्सनल। पहला कौन सा सोर्स था, कस्टम्स, दूसरा जुडिशियल प्रेसिडेंट, तीसरा लेजिस्लेशन, चौथा कौन सा है, पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ में मैंने बताया हिंदू, मुस्लिम, पारसी लॉज जो तुम्हारे पर्सनली उतने कास्ट को ही वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आर अप्लाइड व्हेन द पार्टी कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट कवर्ड बाय द स्टैट्यूटरी लॉज, लॉज अप्लाई टू सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो जो हिंदू हैं उनको ये एप्लीकेबल होगा और ऑफ कोर्स कॉज ऑफ एक्शन होगा तो उस पे ये चीज एप्लीकेबल होगी। फिर फिफ्थ हो गया मॉडर्न लॉ। मॉडर्न लॉ में आ गया नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस, इंग्लिश लॉ। एक्चुअली इसमें क्या हो गया, मॉडर्न लॉ में हमने बहुत सारी चीजें ब्रिटिश की फॉलो की हुई हैं, हम बहुत सारे देखते, लैटिन वर्ड थे, फ्रेंच से आया था टॉट, बहुत सारी चीजें हमने ब्रिटिश से फॉलो। वहां पे ऐसा होता था इंग्लिश कंपनी लॉ
हमारा कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट, तो हमारा इंडियन लॉ है। वहां पे था इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट, हमने उसको बना दिया पार्टनरशिप एक्ट अपने लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी तरफ से थी और फिर हमने अडेप्ट की सेम चीज को और उसको हमने अपना इंडियन लॉ बना दिया। तो उनके रिटन चीजों को जो हम फॉलो करते हैं वो सब मॉडर्न लॉ में कवर हो गया, ठीक है, जिसमें कॉमन लॉ आ गए, ट्रेड रिलेटेड लॉ आ गए, कोडिफाइड लॉज आ गए और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटीज। कोडिफाइड लॉज में भी ये सारे कवर होते हैं, जो इंग्लिश लॉज थे उसको हमने इंडियन लॉ बना दिया है। फिर आते हैं लास्ट में हम टॉपिक देखेंगे लीगल थ्योरीज। न्यू बुक में ये स्टार्टिंग में ही है। लीगल थ्योरीज मतलब कुछ जूरिस्ट हैं, हम बहुत बार वर्ड सुनते हैं, हमारे बुक का नाम है जूरिस्प्रूडेंस। तो बच्चों जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, लॉ, रिलेटेड टू लॉ, उसका नॉलेज और नहीं, जुरिस्डिक्शन नहीं, और तोड़ने की कोशिश करो, जूरिस्प्रूडेंस नहीं। देखो, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ लॉ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक एक्ट बन गया, जैसे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, तो भाई उसको पढ़ना इज जूरिस्प्रूडेंस, जो हम कर रहे हैं रेगुलरली। हम रोज एक नया एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ लिया, तो ये मतलब नहीं है कि हमने जूरिस्प्रूडेंस कर लिया। ये अंडरस्टैंड करना कि तुम्हारी क्या क्या राइट्स हैं और उन राइट्स के लिए क्या लॉ होना चाहिए इज कवर्ड अंडर जूरिस्प्रूडेंस। तो बेसिकली सारे राइट्स, ऑब्लिगेशंस को समझना, उनके लिए रूल्स बनाना, फिर वो रूल्स सही बैठे हैं कि नहीं वो स्टडी करना, कंप्लीट थरा नॉलेज लेना लॉ का कि उसका क्या सोर्स है, वो क्यों बना है, पूरा एनालाइज करना लॉ को, ठीक है, उसको बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस। जब हम भी कोई भी चीज देखते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स। साइंटिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट इन साइंस, उनको हम बोलते हैं साइंटिस्ट। इकोनॉमी में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। वैसे ही जो लॉ में एक्सपर्ट्स होते हैं, जो लॉ की स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं जूरिस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं? जूरिस्ट। तो कुछ हमारे जूरिस्ट हैं जिन्होंने लीगल थ्योरीज दी थी, जिन्होंने अपने अपने लेवल पे लॉ को डिफाइन किया गया था। और ऑफ कोर्स जब कोई अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखता है तो क्रिटिसिज्म नेक्स्ट लेवल आता है। तो इन लोगों के हर बात पे क्रिटिसिज्म भी किया गया। जैसे किसी ने बोल दिया कि यार ऐसा लॉ होना चाहिए, लॉ में पेन भी होना चाहिए, लॉ में प्लेजर भी होना चाहिए, तो ये सब चीजों को उन्होंने लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, ठीक है। किसी ने बोला लॉ में कमांड होनी चाहिए, लॉ में प्रिंसिपल होना चाहिए, लॉ सिर्फ पार्लियामेंट्री होना चाहिए, जैसे हमने पहले भी देखा था डाइसी वाली चीज। डाइसी ने बोला था कि ऊपर होना चाहिए सबसे पहले, लॉ सुप्रीम होना चाहिए और मैं किसी की नहीं सुनूंगा, जो लॉ में लिखा है मैं वो मान। फिर लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, तो बैठ के इसमें भी लोगों ने इनकी थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया है। तो हमसे कुछ थ्योरीज के बारे में वो पूछ सकते हैं और उनका क्रिटिसिज्म भी वो हमसे पूछ सकते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे ऑस्टिन्स, ठीक है। ऑस्टिन, अभी मैंने शॉर्ट में नाम लिखा, इनके कंप्लीट नेम्स भी हैं। तो ऑस्टिन ने बताया था, ऑस्टिन्स की कमांड थ्योरी ऑफ लॉ में था, ठीक है, वो कमांड को बहुत फॉलो करता था कि एक कमांड होनी चाहिए हमारी कंट्री में, ठीक है। फिर बेंथम्स थ्योरी ऑफ लॉ देखेंगे हम, उसके बाद सैलमन देखेंगे, उसके बाद रॉस्को देखेंगे, रॉस्को पाउंड थ्योरी ऑफ लॉ और हैंस केल्सन। तो बच्चों पहले ये नाम याद रख लो, पहले हो गया ऑस्टिन्स, फिर बेंथम्स, तो जेरी बेंथम ऐसे पूरा नाम है, हाँ, जेरी बेंथम, फिर सैलमन, फिर रॉस्को पाउंड्स और हैंस केल्सन। ये इसीलिए बता रही हूं क्योंकि नाम से आ जाएगी कि इसकी थ्योरी बताओ, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? ऑस्टिन, बेंथम, सैलमन, रॉस्को, हैंस केल्सन थ्योरी। जब हम ऑस्टिन की पढ़ेंगे तो उसने बोला था कमांड ऑफ सुप्रीम इफ नॉट फॉलोड शैल बी पनिश्ड, ठीक है, यानी उसने लॉ को बोल दिया कि लॉ विल बी इक्वल टू कमांड। फिर हमने आगे इसका क्रिटिसिज्म दिया हुआ है, इसने जो जो पॉइंट्स बोले। फिर बेंथम ने बोला ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब सबको खुश रखो, ऐसी चीज बनाओ कि सब खुश रहें, ऐसा लॉ बनाओ जो उनके अकॉर्डिंगली आए, ठीक है। तो उसने बोल दिया था लॉ इक्वल्स टू हैप्पीनेस। उसके बाद सैलमन ने बोला था लॉ इज अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा है, ठीक है। तो उसने बोला था बस जस्टिस को फॉलो करो, कुछ भी हो रहा है ना सामने वाले को जस्टिस मिलना चाहिए। इन्होंने जो कहा था वो बातें सही है, पर लोगों ने इसको भी क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद रॉस्को पाउंड ने बोला था लॉ इज अ सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स ऑफ सोसाइटी, तो रॉस्को बोलता था सोसाइटी को फॉलो करो, ठीक है। हैंसन केल्सन यानी लॉ इक्वल्स टू नॉर्मेटिव साइंस यानी कॉज एंड इफेक्ट, तो लॉ के पीछे हमेशा हर एक रूल आना चाहिए, मतलब अगर किसी को कोई कॉज हुआ है तो उसका इफेक्ट सामने वाले को पड़ना चाहिए जिसने वो कॉज
किया है, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे ऑस्टिन तो हम कमांड देखेंगे कि वो हर चीज को लॉ इक्वल्स टू कमांड। जब हम बेंथम देखेंगे तो वो बोल रहा है क्या, लॉ इक्वल्स टू हैप्पीनेस। जब सैलमन की बात पढ़ेंगे तो लॉ इक्वल्स टू जस्टिस। जब रॉस्को पाउंड की पढ़ेंगे तो लॉ इक्वल्स टू सोसाइटी। और हैंस केल्सन की पढ़ेंगे तो लॉ इक्वल्स टू रूल। अब बताओ कौन कौन से वो पढ़े सोर्सेस। सबसे पहले प्राइमरी, उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं, और फिर मॉडर्न। फिर हमने देखा कस्टम्स, जुडिशियल प्रेसिडेंस, स्टैट्यूट एंड लेजिस्लेचर देखेंगे, और पर्सनल लॉज। फिर हम देखेंगे मॉडर्न लॉ, ठीक है। अब ना पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। अब पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि आखिर मुद्दा है क्या चैप्टर का, ठीक है। चलो The nature and the meaning law has been described by various jurists. कौन कौन से jurists के नाम, बिल्कुल बुक नहीं है, एक दे दो ना बुक। ठीक है, वेरियस जूरिस। अभी हमने बहुत सारे जूरिस के नाम समझे बच्चों, कौन से, ऑस्टिन, बेंथम, सैलमन, रॉस्को पाउंड और हैन केल्सन। ये लोग वेरियस जूरिस्ट हैं जिन्होंने लॉ को क्या किया है, डिफाइन किया है, ठीक है। However, there is no unanimity of the opinion regarding the true nature and meaning of law. हमारे यहाँ अगर कोई लॉ बनता है सब कोई उससे अग्री नहीं करता है, वो किसी के फेवर में होता है। अब चोर को अगर चोरी करना पसंद है तो लॉ उसके फेवर में है क्या, नहीं है। तो हमारे जो भी लॉ बनते हैं, जो भी ओपिनियंस आते हैं विथ रिगार्ड टू लॉ, तो वो सबको खुश नहीं हो पाते। तो रीजन ऑफ फॉर द लैक ऑफ अनएनिमिटी इज दैट सब्जेक्ट हैज बीन व्यूड एंड डेल्ट बाय with different jurists at different times and different point of views, that is to say from the point of view of nature, source, function of purpose of law to meet the needs of some given period of legal and डेवलपमेंट। जब हमने 4-5 लोगों का नाम सुना, कोई जूरिस्ट बोल रहा था कमांड अच्छी है, कोई बोलता है रूल अच्छा होना चाहिए, कोई बोलता नहीं सबको खुश दो, कोई बोला जस्टिस हो। सब जूरिस्ट का अपना अपना एक ओपिनियन था लॉ को लेके, ठीक है, कि लॉ इस तरीके से आना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए, इस पर्पस से होना चाहिए, इस नेचर का होना चाहिए। किसी को पनिशमेंट होनी चाहिए, कोई बोलेगा पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई बोलेगा इस सोर्स से आना चाहिए, कोई बोलेगा इस सोर्स को हम कवर क्यों करें, कोई बोलेगा कस्टम को फॉलो करो, कोई बोलेगा कस्टम को फॉलो क्यों करना है। इसीलिए हमारे लॉ में इतनी अनअमैनिटी नहीं है, मतलब कि सबकी अग्रीमेंट्स नहीं होती है। Therefore, it is not practicable to give a precise and definite meaning of law which may hold good for all times to come. इसलिए हमने perfect एक definition नहीं बनाई क्योंकि सबके opinion अलग है। However, it is desirable to refer some of the definitions given by different jurists so as to clarify and amplify the term law. तो अभी हमने सारे jurists के नाम देखेंगे और हम समझेंगे उन्होंने law को कैसे define किया। मीनिंग ऑफ लॉ, इस सोर्स ऑफ लॉ में मीनिंग लॉ को एक्सप्लेन किया है कि वो स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट लॉज है, ठीक है। द टर्म लॉ रिफर्स टू स्पेसिफिक, और ये बेसिकली पर्पस क्या है लॉ बनाने का बच्चे, रेगुलेट द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड टू डिफाइन व्हाट परमिसिबल एंड व्हाट इज नॉट परमिसिबल। लॉ होगा तो क्या हम इतनी अच्छे से एक कंट्री चला पाएंगे क्या, हाँ लॉ होगा तो ही चला पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं चला पाएंगे, कोई अग्री नहीं करेगा। लॉ से अल्टीमेटली हर कोई डरता है, ठीक है। In broader sense, law refers to whole process or the legal system which is applied by the governmental personnel and bodies in society so as to establish and maintain peaceful and orderly relation between people. क्योंकि लॉ है इसीलिए दंग फसाद कम है, नहीं तो ये कंप्लीटली होते, ठीक है। अब हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लॉ कैसे डिफाइन करता है, ये हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, ठीक है। जब मैं बता रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, तो लॉ के अंदर क्या क्या बता दिया था मैंने, क्या क्या कवर हो जाते हैं, ऑर्डिनेंस, रूल, बायलॉज, कस्टम्स, जजमेंट्स। लॉ की डेफिनेशन में देखो क्या क्या आता है, ऑर्डिनेंस, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, usage and having the territory of India force in law। मतलब ये जो बोल दिया गया वो हमने माना ही है, तो वो अगर किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने बनाया तो भी वो लॉ
बन जाता। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ की डेफिनेशन में क्या क्या है बच्चों? ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशंस, बायलॉज, कस्टम्स, यूसेज। ठीक है। अब लॉ इन फोर्स, लॉ इन फोर्स मतलब बीइंग यूज्ड, जो एग्जिस्टेंस में है, जो चला आ रहा है। ठीक है। इंक्लूड्स लॉ पास्ड और मेड बाय द legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of the constitution। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी कुछ ना कुछ लॉ थे, तो वो जो चले आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं लॉ इन फोर्स। ठीक है। अब एक अल्पाइन है जिसने लॉ को डिफाइन किया, द आर्ट एंड साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। एक सीआरओ है जिसने बोला द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। जस्टियन डाइजेस्ट ने बोला है द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। ये सब ने अपनी अपनी एक लैंग्वेज में लॉ को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, लॉ का क्या पर्पस है, लॉ क्यों चाहिए हमको, वो बताया। देखो नीचे पर्पस लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ शायद टॉपिक है ना। देखो, द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ इज टू फॉर्म एन ऑर्डर विच इन टर्न प्रोवाइड्स होप ऑफ सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। तो लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहला बच्चों, सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर। ठीक है, एक होप कि हम फ्यूचर के लिए सिक्योर्ड है। लॉ इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड रिमूव द एग्जिस्टिंग इम्बैलेंसेस इन द सेट स्ट्रक्चर एंड टू प्ले अ स्पेशल रोल इन द टास्क ऑफ अचीविंग वेरियस सोशियो इकोनॉमिक गोल्स एनरिच्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके लिए हमें बहुत सारे लॉ लाने, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसके पीछे लॉ है, इसलिए वो चीज फॉलो हो रही है। हमारे राइट्स को लेके जो जो लॉ बनाए गए हैं वो फॉलो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लॉ में लिखा है। ठीक है। और लॉ का पर्पस क्या है? इम्बैलेंसेस को हटाना और फ्यूचर के लिए सिक्योर करना। इट हैज टू सर्व एज व्हीकल ऑफ सोशल चेंज एंड हैज एन हार्बिंगर ऑफ सोशल जस्टिस। मतलब कभी भी कुछ कोई भी चीज बैड होती है या होने वाली होती है कोई भी चीज खराब, तो उसके अगेंस्ट आपको एक सोशल जस्टिस भी देता है। वो कौन देता है? लॉ देता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ को इंपॉर्टेंट मार्क करो। The law and the system through which it operates has developed over many centuries into the present combination of statutes, judicial decisions, customs and conventions। अभी हमने पढ़े कि लॉ कहाँ कहाँ से आया है, इवॉल्व कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है। जूरिस्ट ऑफ कोर्स उसको डिफाइन करते हैं, उसको एनालाइज करता है, पर एक्चुअल लॉ कौन बनाता है? हमारे पार्लियामेंट्स, लेजिस्लेशंस, फिर जुडिशियल डिसीजंस और कस्टम्स। ठीक है। By examining the sources from which we derive our laws and legal system, we gain some insight into particular characteristics of our laws. Law is not static. ठीक है। As circumstances and conditions in the society change, law are also changed. तो वो एकदम fixed नहीं होता है, आए दिन amendments आते रहते हैं। तो सोसाइटी में चेंज तो लॉ में भी चेंज आएगा। चलो, रेलेवेंस ऑफ लॉ टू सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, ये टॉपिक शायद इस बुक में नहीं होगा। चलो स्क्रीन पे देख लो सब। न्यूमरस ड्यूटीज आर कैरिड आउट बाय लॉ टू असिस्ट सिविल सोसाइटी। तो लॉ के अंदर ड्यूटीज भी आती हैं। These need to be differentiated in practice as well as theory. The failure to draw required distinction whether deliberate and unintentional leads to laws, restriction, distorting, suppression of civil society. मतलब लॉ का नहीं होना हमारी सोसाइटी को खराब कर देगा। ठीक है। सिर्फ इतना उन्होंने रेलेवेंस बताया हुआ है कि लॉ को सोसाइटी के लिए इतना जरूरी है, इतना रेलेवेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी खराब हो जाएगी, डिसऑर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब वर्ड आता है जूरिस्प्रूडेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये तुम्हारी बुक में होगा पेज नंबर 15। ठीक है। चलो, द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड जूरिस यानी मीनिंग ऑफ लॉ, और प्रूडेंस मतलब नॉलेज। तो सबसे पहले ये चीज दिमाग में बिठा लो, जूरिस प्रूडेंस, दो वर्ड्स। जूरिस मतलब लॉ, प्रूडेंस मतलब नॉलेज। तो जूरिस प्रूडेंस क्या हो गया? लॉ का नॉलेज। ठीक है।
जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ. जूरिस्प्रूडेंस क्या हो गया? स्टडी ऑफ साइंस इन लॉ. ठीक है, पूरे पूरे चैप्टर में सिर्फ थ्योरी है, तो जितना इंटरैक्टिव बनाओगे उतना मजा आएगा, नहीं तो घर पे पढ़ने का तो मजा नहीं आएगा इसको, बिल्कुल भी नहीं. और इम्पोर्टेंट है लेकिन, मतलब मान लो 5 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का है और हुआ तो 5 मार्क्स का और आ जाएगा, मतलब ये चैप्टर 9-10 मार्क्स का है और 5 का तो पक्का से पक्का है. ठीक है. The study of law and jurisprudence is not about any particular statute or rule of law in जनरल. मतलब जूरिस्प्रूडेंस में जो हम देख रहे हैं कि लॉ का नॉलेज या स्टडी ऑफ लॉ, इसका मतलब ये नहीं कि एक एक्ट को, एक रूल को पढ़ना, जो मैंने इनिशियली बताया. ठीक है, तो एक एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट, हमने वो पढ़ लिया है, तो क्या वो जूरिस्प्रूडेंस कर लिया है हमने उसका? नहीं किया. जब हम एनालाइज करेंगे कि उस वो किस बेस पे आया है, क्यों बनाया है एविडेंस एक्ट, ऐसी क्या चीज हो गई कि एविडेंस की जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या हो गया कि तुमने ये सारे एविडेंसेस को लॉ में मेंशन करना पड़ा, उसको जूरिस्प्रूडेंस बोलेंगे. ठीक है, जब उस पूरे लॉ को एनालाइज किया जाएगा तब कवर होगा जूरिस्प्रूडेंस. Its concepts, its principles, philosophies underpinning it. According to B.E. King, jurisprudence is not concerned with the exposition of law, but with the disposition about the law. Exposition और disposition मतलब पढ़ के क्या समझ आ रहा है? Disposition मतलब सब कुछ नहीं. एक्सपोजिशन मतलब लॉ में जो लिखा है वो नहीं. डिस्पोजिशन मतलब एनालाइज करना. ठीक है, वहां लिख लो अगर लिखना हो तो. डिस्पोजिशन मतलब एनालाइज करना लॉ को, और एक्सपोजिशन यानी एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो हमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ को नहीं पढ़ना है, हमें एनालाइज करना है, तब हम बोलेंगे कि वो जूरिस्प्रूडेंस है. और जूरिस्प्रूडेंस के लिए कौन करता है ये? जूरिस्ट. जूरिस्ट कौन है? लॉ के एक्सपर्ट्स, जैसे इकोनॉमिक्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं. तो जब लॉ के कोई एक्सपर्ट्स होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? जूरिस्ट. फॉर एग्जाम्पल सब्सटैंटिव लॉ हमने पढ़ा है, सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉ. क्या होता है सब्सटैंटिव लॉ? परफेक्ट. सब्सटैंटिव लॉ में बताता है हमारे क्या राइट्स हैं, हमारे क्या ऑब्लिगेशंस हैं. और प्रोसीजरल लॉ क्या बताता है? कैसे उस लॉ को लिए राइट के लिए हमें अप्लाई करना है. जब हमने पढ़ लिया था कि हमारे राइट्स हैं किस एक्ट में, सपोज राइट टू इंफॉर्मेशन. ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन में हमने पढ़ लिया था कि क्या हमारे राइट्स हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ लिया था क्या हमारे राइट्स हैं, हम किन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या होता है ऑफर, एक्सेप्टेंस, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये पनिशमेंट, ये फॉलो नहीं किया तो वो पनिशमेंट. अब ये पनिशमेंट कैसे मिलेगी, ये पनिशमेंट के लिए कहाँ अप्लाई करना है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कहाँ जाना है, ये कहाँ लिखा है? सिविल प्रोसीजर कोड में. ठीक है, तो वो हमें प्रोसीजर बताते हैं कि किस चीज को कैसे फॉलो करना है. सब्सटैंटिव लॉ बताते हैं कि एक्चुअल में आपके साथ ऐसा होगा तो क्या होगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल सब्सटैंटिव लॉ टीचर्स अबाउट आवर राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, एंड प्रोसीजरल लॉ टॉक अबाउट द लीगल प्रोसेसेस थ्रू व्हिच दोज राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड एंड obligations met. But jurisprudence would go into the analysis of what rights, duties, obligations are. तो बेसिकली सब्सटैंटिव लॉ ने तो बता दिया आपके राइट्स ऑब्लिगेशंस क्या है, प्रोसीजरल लॉ ने बता दिया कि इनको कैसे अडेप्ट करना है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस ने क्या बताया? इन राइट्स ऑब्लिगेशंस का एनालिसिस करना, एनालाइज करना. हाउ एंड व्हाई डू दे इमर्ज इन अ सोसाइटी. मैंने पहले ही बोला था जूरिस्प्रूडेंस यानी क्यों ये लॉ बनना है, क्यों सोसाइटी को इस चीज की नीड है, क्यों इस रूल की जरूरत है. Jurisprudence also improves the use of law by drawing up upon insights from the other field of study. मतलब फिनेंस को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, हर चीज को कवर करने की कोशिश करते हैं वो लोग जूरिस्प्रूडेंस में. ठीक है, different jurists and legal philosophers have used different ways. The meaning of jurisprudence has changed over a period of time as the boundaries of these disciplines are not rigid. The amorphous nature is subject of intense controversy among the scholars. मतलब आपस में, जो मैंने बोला ना, आपस में अपने अपने लोगों ने, scholars मतलब ये लोग बहुत टॉप, पिनियर्स वर्ड सुना है, पिनियर्स, अभी हम देखेंगे. ये लोग बड़े टॉप लेवल के लोग थे. ठीक है, जो एक्सट्रीमली एक्सपर्ट्स, ठीक है, जो लॉ की स्टडी करते थे. अब आपस में अपना अपना
ओपिनियन रखती, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था कि नहीं लॉ ये थोड़ी है, लॉ ऐसा थोड़ी है, लॉ में ये नहीं होना चाहिए, लॉ में वो नहीं होना चाहिए, लॉ में ये होना चाहिए, लॉ में ऐसा होना चाहिए। तो इनके आपस में ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट होते थे, इसलिए अपने अपने ओपिनियंस पुट करते थे और आपस में ही एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, in England, jurisprudence came close to mean almost exclusive the analysis of formal structure of law and its concept because of analytical exposition done by Bentham and Austin who were its pioneers. ये वर्ड मैं बोल रही थी, यानी तो द फर्स्ट पर्सन, पिनियर मतलब वो जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो हाँ जो स्टार्ट करता है, जो डेवलप करना पहला पर्सन होता है, जो लाता है कि भाई इस चीज को कैसे मैं स्टडी करूं या ये मुझे लॉ को स्टडी करना चाहिए, तो ये बेंथम और ऑस्टिन थे। But as dissatisfaction where the conception of law grew in the later years and alternative conceptions were offered, the term jurisprudence came to acquire a broader meaning but a concrete delineation of the boundary and subject has proved elusive। कि मतलब jurisprudence, juris का जो काम है ना वो easy नहीं है। ये with time लोगों ने समझा कि भाई वो लोगों ने जो काम किया, जो अभी हम नाम पढ़ रहे हैं, ये अभी तक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत टफ था टू एनालाइज कि किस चीज के लिए हमें लॉ चाहिए, किस चीज के लिए नहीं चाहिए, क्यों इसके लिए इमरजेंसी है, क्यों इसके लिए इमरजेंसी नहीं है। आखिर जज जिस पोजीशन में बैठे हैं वो एक जजमेंट दे देते हैं, ठीक है, देखते हुए कि क्या ये है, क्या इसका मैटर है, इसको पनिशमेंट होनी चाहिए, इसको पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कोई ऐसी चीज जो लॉ में मेंशन नहीं है उसको लेके वो एक जजमेंट, एक रूल लेके आ सकते हैं। लेकिन जो जूरिस्ट बैठे हैं वो कंप्लीट लॉ की स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसमें देखते हैं क्या चीज मेंशन्ड है, क्यों मेंशन्ड है, किस चीज के लिए मेंशन्ड है और उसके क्या नीड्स हैं, उसके बाद उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, अब उनसे अगर कोई चीज छूट भी जाए तो हमने ये ओपिन अपने वैसे भी सारे एक्ट्स में कि इन द ओपिनियन ऑफ, बाकी जजेस के अगर कुछ ओपिनियन में आता है एंड एज द मैटर देयर टू, जब हम कोई भी लॉ का ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा रहता है एंड थिंग्स देयर अटैच्ड देयर टू, तो वो सारी चीजें आ जाती कि आपको और भी लॉ में कुछ इंक्लूड करना है तो आप कर सकते हो। तो ये हम सब लॉ में पढ़ते हैं, लेकिन लॉ की स्टडी जो करते हैं वो जूरिस होते हैं और उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को इसी तरह से डिफाइन किया गया है कि उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि लॉ में क्या लिखा है, हम ये देखते हैं लॉ में ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, however the term jurisprudence is defined, it remains the study relating to law। तो बेसिकली jurisprudence की डेफिनेशन यही है, juris मतलब law, prudence मतलब knowledge, तो बेसिकली study of law is jurisprudence। अब हम आगे देखेंगे, एक एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस होता है, एक सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस होता है, एक टेलेलॉजिकल स्कूल। ठीक है, फिर सैलमन ने क्या बताया, जेरमी बेंथम ने क्या बताया है, PFGW पैंथन ने क्या बताया है। ठीक है, चलो नुपुर रीड करना चालू करना, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, सब ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब क्या इसमें जो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है, क्या इसमें वो लोग किसी की इमोशनल चीजों को कवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली क्या कवर कर रहे हैं, साइंस। उसका फाउंडेशन ही यही है कि जो साइंस के हिसाब से आया है ना उसके हिसाब से चलो, हमें किसी के एथिक्स और सोसाइटी को फॉलो नहीं करना। तो जो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस होते हैं ये वो लॉ को रीड करते हैं जब वो देखते हैं कि वो प्योर साइंस बेस्ड है, वो किसी सोशल, इमोशनल या फिर किसी भी एथिकल के बेस पे नहीं है, तो ये वो वाली स्टडी ऑफ लॉ है। ठीक है, अब सोशियोलॉजिकल पढ़ना अंशिका। What it does, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इन्होंने प्योर साइंस को लिमिट कर दिया। ठीक है, अब ये वो लॉ को पढ़ना चाहते हैं जो सोसाइटी के लिए है,
ये वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं या वो नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। अगर सोसाइटी को कोई सोशल प्रॉब्लम्स क्या है उसके रिगार्डिंग ये लॉ पढ़ने को चाहते हैं, उसके लिए डिफाइन करना चाहते हैं कि यार ये सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है, इन इन चीजों के लिए लॉ हमें चाहिए। ठीक है, अब आता है टेलियोलॉजिकल स्कूल। दिशा क्यों मुस्कुरा रही हो? कंसर्निंग इंटीमेटली ये क्या बता रहा है स्कूल? इसमें भी कलेक्शन ऑफ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स इसमें कवर होते हैं विथ रिगार्डिंग टू सोशल लाइफ। ठीक है, इसमें हाँ ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन टेंडेंसी क्या कवर करती है ये स्कूल, जो ये जूरिस्प्रूडेंस है, ये नॉलेज है, ये कंप्लीटली एक ह्यूमन एक्टिविटी बेस्ड है। ठीक है, अब सैलमन ने क्या बोला, अपना अपना एक जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया हुआ है। सैलमन ने जेरमी और जूलिस और जी.डब्ल्यू. पैटन। ठीक है, इसको ये चार लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन किया बस तुमको एक बार रीड करके आना है। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे तो करके आना। कर दिया? चलो अब हमारा टॉपिक आ जाता है लीगल थ्योरी। लीगल थ्योरी जो मैंने बताया, किन किन ने थ्योरीज बताई हैं, कौन से जूरिस्ट थे? ऑस्टिन, बेंथम, सैलमन, रॉस्को पाउंड, हैंस केल्सन। 5 लोग थे, 5 ही थे ना। चलो हमारी बुक में पहले है जेरमी बेंथम। ठीक है, ठीक है, जेरी बेंथम वॉज अ पिनियर ऑफ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस इन ब्रिटेन। ये कहां का बंदा है? सबसे पहले ब्रिटेन। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो लॉ की स्टडी, लॉ का एनालिस करे। ठीक है, और ये कौन सा जूरिस्प्रूडेंस दे रहा है? एनालिटिकल। अभी हमने पढ़ा एनालिटिकल में क्या कवर करता है वो? प्योर साइंस, सोशल इमोशनल और क्या कहते हैं एथिकल, ये सारी चीजों को वो कवर नहीं करता। अकॉर्डिंग टू हिम a law may be defined as an assemblance of signs, declaration of violations conceived or adopted by sovereign in a state. sovereign यानी बच्चों गवर्नमेंट समझ लो। ठीक है, जहां जहां ये वर्ड आएगा ना वो बोलेंगे भाई जो हमारे बड़े, जो हमारे लीडर्स हमें बोल रहे हैं वो हमें फॉलो करना है। ये ऐसा जेरमी बेंथम बोलते। ठीक है, तो उसने क्या बोल दिया, सबसे पहले इसमें साइंस होने चाहिए। ठीक है, वायलेशंस की डिटेल होनी चाहिए और फिर कंसीव्ड अडॉप्टेड बाय, जो हमारे गवर्नमेंट ने बोला है वो चीज होनी चाहिए। कंसर्निंग द कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन केसेस बाय अ सर्टेन पर्सन और अ क्लास ऑफ पर्सन हु इज इन क्वेश्चन एंड आर सपोज टू बी सब्जेक्ट टू हिज पावर। मतलब पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। अब वो गवर्नमेंट अगर सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन के लिए लॉ बनाना चाहती है सर्टेन लोगों के लिए अगर लॉ बनाना चाहती है, तो वो जो बोल रहे हैं मेरे हिसाब से वो लॉ है। वो किस लिए लॉ बना रही है कि कोई वायलेशन ना हो, इन लोगों के राइट्स क्या है, इनके ऑब्लिगेशंस क्या है, तो उसके हिसाब से सोवरिन और स्टेट ने जो बोला है ना वो लॉ है। ठीक है, उसने ऐसा एनालाइज किया, ऐसा उसने जूरिस्प्रूडेंस किया। अब thus Bentham concept is an imperative one. Bentham was an initial contributor on the function that the law should perform in a society. ठीक है, उसने शुरू में बोल दिया कि लॉ होना चाहिए। अब he claimed that nature has placed man under a command of two sovereign, pain and pleasure. तो इसने 2 बातें लेके आया। ठीक है, हमें याद रखने कुछ कुछ इनिशियल वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले बेंथम ने क्या बोला, सोवरिन और स्टेट जो बोल रहा है वो चीज होनी चाहिए। उसके बाद वो 2 टर्म्स लेके आया गवर्नमेंट के लिए, पेन और प्लेजर। तो वो पूरी जगह क्या हाईलाइट करेगा? अच्छा, मैंने जब बताया था तब मैंने बताया था बेंथम बोलता है कि सबको खुश रखो, ग्रेटेस्ट है, वो दिमाग में रखना। ठीक है, अब पेन एंड प्लेजर, तो ये क्या बोल रहा है कि जब मैंने लॉ की स्टडी की, जब मैंने इसको एनालाइज किया और मैंने सोचा कि लॉ होना चाहिए, तो मैंने कवर किया क्या? पेन और
pleasure. Pleasure in Bentham's theory has somewhat large significance in including an altruistic and obligatory conduct, the principle of benevolence. Benevolence यानी किसी के साथ कुछ अच्छा हो, ठीक है, मतलब कुछ गलत हो रहा है तो उसको फेयरली चांस दो. अब इसकी थ्योरी में उसने क्या बोला कि somewhat large significant altruistic and obligatory conduct यानी कि बेसिकली ऐसा कंडक्ट कि किसी के साथ बुरा ना हो. While his idea of interest was anything to promoting pleasure. तो जब वो benevolence बोल रहा है to do something good, इसका मतलब क्या है, ये क्या प्रमोट करना चाहता है, pleasure. ठीक है, कि अगर किसी ने किसी को पेन दिया है तो उसको तुरंत उस चीज का मतलब रिवॉर्ड मिल जाना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिल जाना चाहिए, पनिशमेंट मिल जाना चाहिए, उससे जिस भी फॉर्म में उस पर्सन को प्लेजर मिले. ठीक है. द फंक्शन ऑफ लॉ शुड बी टू ब्रिंग अबाउट द मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ईच विल रिजल्ट हैप्पीनेस ऑफ ऑल. तो हमारे बेंथम जी क्या फॉलो करना चाहते हैं, सबको खुश रखो. तो उनके लॉ के डेफिनेशन में क्या आता है, लॉ इक्वल्स टू हैप्पीनेस. तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ईच इंडिविजुअल चाहिए उनको. ईच इंडिविजुअल की हैप्पीनेस से हैप्पीनेस ऑफ ऑल. तुम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है ना, बेंथम भाई सबकी खुशी देख रहा है. अब the justification for having laws is that they are important meaning of ensuring happiness of the members and community generally. Hence the sovereign power of making laws should be wielded not to guarantee selfish desires of individual but concisely to secure the common good. तो हमें याद क्या रखना है बच्चों, बेंथम ने बोला पेन एंड प्लेजर होना चाहिए, उसने दो सोवरेन्स बताए. ठीक है, उसके बाद वो कंप्लीटली अग्री करता है, कंप्लीटली चाहता है कि लॉ ऐसा हो जब ईच इंडिविजुअल की हैप्पीनेस कवर हो. वो ये नहीं चाहता है किसी की सेल्फिश इंडिविजुअलिटी आ जाए, वो बस चाहता है कि कंसाइसली सबका भला हो. ठीक है, कॉमन गुड फॉर ऑल. पेन अगर तुमको होगा तो तुम्हारी खुशी किसमें है, अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम्हें पेन हो रहा है, तुम्हें प्लेजर कैसे मिलेगा, उसके साथ भी गलत हो, उसको पनिशमेंट हो, या तुम्हें उस चीज का पैसा दे, कॉम्पनसेशन दे, तो इस चीज से तुम्हें प्लेजर मिलेगा. तो वहां पे वो मोर पॉइंट पुट करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं प्लेजर मिले सबको. ठीक है, तो वो चाहते हैं सब खुश रहे, सबका भला हो. अगर इवन किसी ने कुछ गलत भी किया है तो ऐसा उसके साथ हो कि उसकी पनिशमेंट में भी वो खुश हो कि हाँ इतने में मैं सेटिस्फाइड हूँ. अपन जनरली लॉ में देखते हैं कि पनिशमेंट इतनी ज्यादा होती है कि सामने वाले को तकलीफ हो उस चीज की, उसको रियलाइजेशन हो. ठीक है, ये कंप्लीटली कवर करना चाहते हैं प्लेजर और हैप्पीनेस को. इधर पे ही क्रिटिसिज्म आ गया ना कि आप इतना हैप्पीनेस कवर कर रहे हो, कुछ और भी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए उनको. देखो उनका कहना था 8 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. उनका कहना है भाई हर लॉ में ये 8 एस्पेक्ट्स होने चाहिए. ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उन्होंने पूछ लिया बेंथम के कौन से 8 एस्पेक्ट्स हैं जो वो चाहते हैं हर लॉ में कंसिडर हो. देखो पहले कौन सा है बच्चे, सोर्स, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंट, फिर एस्पेक्ट, फिर फोर्स, फिर रेमेडियल, अपेंडेंज और एक्सप्रेशन. अब बच्चों सोर्स मतलब तो उनका चाहिए सबसे पहला एस्पेक्ट उनके साइड से है कि लॉ कहां से आया है. दूसरा कि आखिर उस लॉ का कोई ना कोई सब्जेक्ट होना. जैसे हम इंडिविजुअल्स लॉ देखें तो अगर हम देखें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो वो सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ की बात करता है. अगर हम देखें टॉर्ट तो वो सिर्फ वो सिविल रॉन्ग की बात करता है. क्या वो क्रिमिनल रॉन्ग की बात करता है क्या, तो वो उसके सब्जेक्ट्स हैं जो उस पर्टिकुलर चीज के लिए बात कर रहे हैं. ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हर लॉ में हम पढ़ते हैं कि उस लॉ का क्या ऑब्जेक्ट है. हर लॉ के स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं इस एक्ट का क्या पर्पस है, तो वो भी होना चाहिए उनके हिसाब से. ठीक है, फोर्थ एक्सटेंट. हम देखते हैं कि दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. नाउ होल ऑफ इंडिया, उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड हो गया है. जब हम स्टेट एक्ट देखते हैं तो भाई हमारे स्टेट के जुरिसडिक्शन में, तो उनका कहना है लॉ अगर बनेगा तो उसमें एक्सटेंट भी आप लिखो कि ये कहां तक कवर होगा, कहां तक एप्लीकेबल होगा. एस्पेक्ट यानी उस लॉ के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है, उनके क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए डिफरेंट. अब फोर्स यानी लॉ हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आप लोग फॉलो करो, ऐसा कुछ भी नहीं बनाना चाहिए. तो लॉ में जब कोई लीज लिखी होती तो उसमें एक फोर्स आना चाहिए कि भाई वो चीज हर पर्सन फॉलो करे. तो इतना प्रेशर उस लॉ में होना चाहिए. फिर रेमेडियल अपेंडेंस, ऑफ कोर्स अगर कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसके लिए रेमेडी भी लॉ में मेंशन होनी चाहिए. एक्सप्रेशन यानी
एक्सप्रेशन यानी विल रेज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्कवरिंग द विल फ्रॉम द एक्सप्रेशन। उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी मेंशन हो कि इस प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन है, तो वो इतना एक्सप्रेसिव हो कि वो कंप्लीटली आपकी सारी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर सके। अब जब क्रिटिसिज्म देखते हैं तो क्रिटिसिज्म में उन्होंने देखो पहला वाला, अभी हम रीड नहीं कर रहे, मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, ठीक है। पहला वाला उन्होंने बोल दिया ऑल लॉज हैव टू बी ईदर कमांड और परमिशन। ये ऐसा बंदा बोल रहा है हमारा बेंच, इट डज नॉट टेक प्रॉपर अकाउंट ऑफ लॉज कन्फरिंग पावर लाइक पावर टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिएट टाइटल। इस पर्सन को पहले बोल दिया भैया ये जो बोल रहा है ना पेन एंड प्लेजर और हैप्पीनेस वाली चीज कवर कर रहा है, ये जितने 8 एस्पेक्ट्स इसने बताए हैं ना, इसमें इसने कहीं ने पार नहीं कवर करी। हम लॉ में देखते हैं कौन सी अथॉरिटी के पास जाना है, इसके बाद आपके पास ट्रिब्यूनल में जाना है, इसने बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ये चीज क्या इसने मेंशन करी नहीं करी। यहाँ पे उसको एक क्रिटिसिज्म मिला कि इसने पार मेंशन नहीं करी। फिर दूसरा इसको बोला है कि डिड नॉट गिव अ फेयर ट्रीटमेंट टू कस्टम्स, इसने कस्टम्स की कुछ भी बात नहीं करी, ठीक है, सिर्फ हैप्पीनेस हैप्पीनेस बोल दिया, कॉमन गुड फॉर ऑल। फिर बोल दिया कि डज नॉट अलाउ जजेस टू मेड लॉज and hope that such laws would be gradually eliminated and having complete laws। उसने कहीं पे भी हमारे जज वाला जो प्रेसिडेंट है, जुडिशियल प्रेसिडेंट, वो भी कवर नहीं किया। उसने कहीं नहीं बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलते हैं, हमारे कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज बोलते हैं तो वो भी लॉ बनेगा, उसने ये चीज डिस्क्राइब नहीं करी। उसके बाद जज एंड एक्शन अकॉर्डिंग टू प्लेजर एंड पेन क्राइटेरिया इज जज इज सब्जेक्ट, मतलब वो जो प्लेन एंड प्रेजर की बात हो रही है वो सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। द थ्योरी डिड नॉट प्रोवाइड हाउ अ सब्जेक्टिव क्राइटेरियन ऑफ पेन एंड प्रेजर कैन बी ट्रांसम्यूटेड इनटू एन ऑब्जेक्टिव वन। भाई आप पेन एंड प्लेजर तो बोल रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन आ गया था स्नेहा का कि मैम वो पेन और प्लेजर की बात कर रहे हैं तो अगर वो हैप्पीनेस की बात कर तो वो पेन क्यों दे रहे हैं, अगर वो प्लेजर की बात कर रहे हैं तो वो पेन क्यों कवर कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे मन में एक क्रिटिसिज्म पहले ही पॉइंट आ गया कि इतना क्या पेन एंड प्लेजर, उसको डिफाइन तो करो, किस टाइप के पेन किस टाइप के प्लेजर। तो आपने वो चीज डिफाइन नहीं किया, आपने बता दिया पेन एंड प्लेजर, पर किस ऑब्जेक्ट्स में वो एप्लीकेबल है वो आपने डिस्क्राइब नहीं किया। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट एन इंक्रीज इन हैप्पीनेस, अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी विल लीड एन इंक्रीज इन ओवरऑल हैप्पीनेस लेवल। क्या ये पॉसिबल है हर पर्सन हर लॉ से खुश हो? नहीं। यहाँ पे भी उसको क्रिटिसाइज कर दिया कि आप बोल रहे हो हैप्पीनेस फॉर ऑल, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपके लॉ से हर इंडिविजुअल खुश होगा, ठीक है। अब ये पॉइंटर्स हम कल एक बार पढ़ेंगे, सोर्स सब्जेक्ट हमने समझ लिए क्या है, बस हमें एक बार रीड करनी है, तो डायरेक्टली हम कल याद करेंगे एक्चुअली कि 8 एस्पेक्ट्स क्या और उनके अंदर हमें क्या लिखना है और उसका क्रिटिसिज्म, फिर हमारी ये वाली थ्योरी कवर हो जाएगी, ठीक है। कस्टम बच्चे, ये कस्टम है ना हमारे, जो हम जैसे भगवानों के लिए फॉलो करते हैं, या फिर हमारे हिंदू लॉ में बहुत सारे कस्टम्स हैं कि शादी में 7 फेरे होंगे, हमारा कस्टम है,